नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांवड़ मेला 2024 की तैयारियों के संबंध में हरिद्वार में समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद सीएम धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेला हमारे लिए काफी खास है। मेले में देश के कोने कोने से कांवड़ यात्री प्रदेश में आते हैं। इसका ठीक तरह से प्रबंध हो, इसकी यात्रा अच्छी भी हो और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी भी ना हो, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज बैठक में चर्चा की गई है। यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी। आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी। आज उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो रही है वेबसाइट पर। हाँ, नहीं, पहले से ही उसकी रिपोर्ट डाल दी गई थी, वो सार्वजनिक हो जाएंगी। महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं आज कांवड़ की। कांवड़ चूँकि हर बार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है और इसमें लगभग देश के कई प्रांतों के शिव भक्त कांवड़िए यहाँ आते हैं। उनका ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। यहाँ पर आसानी से जो है सारे जल लेने से लेकर वापस जाने तक उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उसी का प्रबंधन हम लोग इस बैठक में करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून अक्टूबर तक लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट ucc.uk.government.in पर जा सकते हैं। ये 4 खंडों में उपलब्ध है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया था कि अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। चुनाव 2022 में बीजेपी ने देवभूमि की जनता से वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी कानून लागू किया जाएगा और अब सीएम धामी इसे लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता रिपोर्ट जारी हो गई है। जूस पॉलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइस वैलेंटिना 2017 का केस है, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यूसीसी का कानून बनाइए। एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक उदाहरण है जो सरला मुदगल केस 1995 का है, जिसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, जस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पृष्ठ 81, रिपोर्ट के पृष्ठ 81 पर उद्धृत है। इट अपीयर्स दैट इवन 41 years after the introduction of the Hindu Code Bill, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is lying since 1949. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India. ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। इसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है। चैप्टर 6 बेसिकली करंट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, धर्माधारित कानून और सेक्युलर कानून। इसमें मैरिज एंड डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप सभी एक्ट के बारे में जो वर्तमान व्यवस्था है, इसका जिक्र बहुत संक्षेप में किया गया है। इसके अपेंडिक्स भी हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज की जो कानूनी व्यवस्था है इससे क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 7 इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में है। चैप्टर 7 में ये लिखा गया है कि समिति ने 12 देशों की फैमिली लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये 12 देश हैं: टर्की, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इसमें एक दो केवल आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक मोटी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मॉडर्न टाइम है, पुरानी बात छोड़ दीजिए।
मॉडर्न टाइम में पहली बार फ्रांस में इसको नेपोलियन लेके आए थे। उन्होंने सन 1804 में फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उसके तर्ज पे बाद में कुछ लोगों ने अपने देश में भी लेके आए। इनफैक्ट 100 साल बाद जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में इन तीनों कोड से प्रभावित होकर यूरोप के कई कंट्रीज ने अपने अपने देशों में सिविल कोड की व्यवस्था की थी। काफी कुछ इंस्पिरेशन इन्हीं तीनों कोड से उनके अंतर्गत था। तो टर्की में जब 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 कैलिफेट समाप्त हो रहा था और नई व्यवस्था लागू हो रही थी सन 1926 में, तो 1926 में टर्की जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जो कंट्री है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। टर्की मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन उनका जो कोड 1926 में आया, उन्होंने उस कोड में सन 1926 में जेंडर इक्वालिटी की बात की, पॉलीगेमी को बैन करने की बात की, शादी में दोनों पति पत्नी को इक्वल राइट्स ऑफ डिवोर्स की बात की। 1926 की बात कर रहा हूं। और वो व्यवस्था चलती रही। उन्होंने शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज भी, जो कि शरीयत में यह है कि जब जैसे लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है शादी योग्य हो जाती है, एक व्यवस्था। लोकसभा चुनाव में जनता ने 5 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी। वहीं अब 2 विधानसभा सीटों के नतीजों का इंतजार है। साथ ही राज्य में बरसात के मौके पर भूस्खलन समेत तमाम समस्याओं को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने चक्राता विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि 2 सीटों पर उपचुनाव हो गए और जिस तरह से मंगलौर में स्थिति देखने को मिली, झड़प हुई, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी मौके पर पहुँचे थे? सरकार के संरक्षण में, पुलिस बल और प्रशासन के संरक्षण में वहाँ पर असामाजिक तत्वों ने जो तांडव किया, बूथ कैप्चर करने का काम किया, लोगों को मतदान देने से रोकने का काम किया, लाठियां भांजने का काम किया और कई राउंड जो है फायरिंग करने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। और ख़ास तौर से उत्तराखंड राज्य, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ पर इस तरीके के कृत्य की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जो हुआ निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक भी था। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जो मंगलौर विधानसभा के चुनाव में हुआ, इसको कभी भी उत्तराखंड के इतिहास में जब लिखा जाएगा तो काले शब्दों में लिखा जाएगा। सर, क्या कुछ मांग भी कांग्रेस कर रही है इस चुनाव के बाद? देखिए, मांग तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही, वो तो बिल्कुल सरकार का पैपेट बन करके रह गया। भाजपा के उस बयान का भी जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, जो ये कहते हुए है कि 12 बजे तक वोट डाल दीजिए और उसके बाद जो है हम यहाँ पर तांडव करने का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। चुनाव आयोग से अपेक्षा हम करते नहीं, लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जो हमारी मांग है कि मंगलौर विधानसभा चुनाव को जो है स्थगित करके या इस चुनाव को रद्द करके पुनः चुनाव कराएं, ये हमारी अपील है। सर, यूसीसी को लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरह से राज्य सरकार यूसीसी पर बात भी कर रही है और सार्वजनिक उसका ड्राफ्ट भी कर रहे हैं, तो किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने जब यूसीसी के ड्राफ्ट को जो है सदन के अंदर रखा, तो हमने उस समय भी उस पर चर्चा की और हमने तब भी कहा था कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट आप कर रहे हैं, ये ड्राफ्ट संविधान की भावना के विपरीत है और ये पूरे देश में एक राज्य में होगा और अन्य राज्यों में नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा तो मेरे पे यूसीसी लागू नहीं होगी, जब मैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आऊँगा तो यूसीसी लागू होगी। ये तो केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए था। अगर यूसीसी लाना तो देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। उत्तराखंड में भी यही हुआ। चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी की बात नहीं थी, लेकिन जब चुनाव हार रहे थे तो यूसीसी का जिक्र कर लिया। गुजरात के चुनाव में भी इसी तरह यूसीसी की बात की। तो क्या हर राज्य यूसीसी बनाएगा और अपने राज्य की जो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप बनाएगा? तो फिर वही कैसे यूसीसी इस देश के अंदर लागू हो पाएगी? तो ये तो ज़बरदस्ती जो है लोगों पर थोपने की बात सरकार कर रही है, वाही लूटने का काम सरकार कर रही है। यूसीसी का कोई लाभ जो है जब तक पूरे देश में नहीं होगा तो राज्य में होने वाला नहीं।
सर एक क्योंकि ये मांग भी भू कानून को लेकर के भी बढ़ी हुई है उत्तराखंड में, और अभी तक भी ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है कि भू कानून को लेकर के भी कुछ ठोस कदम उठाया जाए। दिल्ली तक लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए सही बात है। राज्य के अंदर अगर भू कानून नहीं होगा और सख्त भू कानून नहीं होगा तो फिर स्वाभाविक बात है, हम एक तरफ कहते हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो फिर बड़ी तादाद में लोग आते रहेंगे। फिर आप कहेंगे जो है बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है राज्य में, तो आप इस बात को कहेंगे। कड़ा भू कानून होता तो शायद संभव तो ये परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती। पूर्व में जो है खंडूरी जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भू कानून था। कांग्रेस ने उस भू कानून को बनाए रखने का काम किया, लेकिन जब त्रिवेंद्र सरकार आई उसने भी कानून को जो ध्वस्त करने का काम कर दिया। जो मर्जी चाहे जितनी ज़मीन खरीद ले, किस पर्पज़ से खरीद ले। तो आज उत्तराखंड के लोग महसूस कर रहे हैं कि राज्य में अगर सख्त भू कानून नहीं होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग जो है धीरे धीरे अल्पमत में आते जाएंगे, और जो बाहर से लोग आए हैं वो जो है बहुमत में चले जाएंगे। तो हिमाचल की तर्ज पर या पूर्व में जो भू कानून था उस तर्ज पर जो भू कानून होना चाहिए। सर एक सवाल मेरा लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। 5 सीटों पर इस बार के इलेक्शन हुए, लेकिन जिस तरह से भी देखा गया कि कांग्रेस 5 सीटों पर हार गई, क्या इसकी वजह मान रहे हैं आप लोग? देखिए, हम चुनाव लड़े, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। चुनाव में हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो कभी हम चुनाव जीतते हैं, कभी हम हारते हैं। हम चुनाव पराजित हुए हैं। उत्तराखंड के लोगों ने हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने का अवसर दिया है, तो हम उस भूमिका को अदा करने का काम करेंगे। जहाँ तक हारने की बात है, इसकी समीक्षा की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया है, और हमारे प्रदेश में जिन लोगों को इस चुनावी हार के लिए या समीक्षा के लिए तैनात किया गया है, वो शायद संभवतः 18 जुलाई को आएंगे 3 दिवसीय दौरे पर, तब सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। सर ऑल वेदर रोड बनाए गए उत्तराखंड में, लेकिन अब जब पहली बारिश के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जिस तरह से सरकारों ने कहा था कि सड़कें बेहतर होंगी, आवाजाही में आसानी होगी, लेकिन अब जब भूस्खलन हो रहा है तो वही सड़कें पूरी तरह से बाधित भी हैं। वहाँ पर जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, 4 धाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 4 धाम यात्रा को मजबूत करने की बात सरकार लगातार करती रही। और ऑल वेदर रोड की बात तो ऐसे प्रसारित कर रहे थे कि जैसे न जाने क्या काम जो है सत्ता में बैठे लोगों ने किया हो। लेकिन आज उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। पहली बरसात में ही जो है ऑल वेदर रोड जो है ध्वस्त हो गई है, और जो 4 धाम यात्रा थी जो 6 महीने यहाँ पर संचालित होती थी, अब प्रथम चरण में ही लड़खड़ा गई है। तो सरकार का जो देवी आपदा प्रबंधन है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय है। अगर देवी आपदा प्रबंधन मजबूत होता तो शायद संभवतः ये स्थिति नहीं आती। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए प्रीतम सिंह जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। मतदान के दौरान हुए बवाल में एक्शन में पुलिस 8 नामजद समेत 100 से ज़्यादा अज्ञात उपद्रवियों पर कार्रवाई। हल्का दरोगा और ग्रामीण की तहरीर पर मुकदमा किया गया है दर्ज, और आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश में जुटी है पुलिस। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है, और ऐसे में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और चिन्हित आरोपियों को कर रही है पुलिस जिन्होंने उपद्रव मचाया था। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की अब कार्रवाई पुलिस की ओर से की जानी है? देखिए विशाल, हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा सीट पे चुनाव चल रहा था, उस दौरान वहां पे कुछ लोगों ने जो है दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। हालांकि लगातार भी सोशल मीडिया पे उस वक्त जो वीडियो थी वो वायरल हो रहे थे। संबंधित जो अधिकारी थे जो मौके मौजूद थे उनके द्वारा बारह ऐसे वीडियो को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से लगातार ही सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए थे दंगे भड़काने के और लाठी डंडों के, हालांकि जब तमाम ही दंगा होता है इसमें कई लोग घायल हो गए थे। अब पुलिस ने जो है इस पे एक बड़ा कदम उठाया। जो हल्का दरोगा था और ग्रामीण की तहरीर के आधार पर करीब 8 नामजदों
समय जो 100 लोग थे उनके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे और जो वीडियो वायरल हुई है उसके आधार पर तो उनकी पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ यहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि लगातार ही जो ये दंगा हुआ था उसमें कई लोग घायल भी हो गए थे, जिसको कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे। कहीं न कहीं देखा जा रहा था कि तमाम जो लोग घायल हुए थे वो कांग्रेस के समर्थक थे और लगातार भी कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका हालचाल भी जाना जाता। हालांकि अब पुलिस भी अब यहाँ पे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में स्थित अवैध पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही कई लैब संचालक अपनी अपनी लैबों को बंद करके मौके से फरार हो गए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोबल डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब में अनियमितता पाए जाने पर लैब को सील कर दिया। ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देश पर छापेमारी की गई और कार्रवाई भी की गई है। 4 लैबों पर कार्रवाई करने के बाद 2 लैब पर 10-10 हज़ार और 1 लैब पर 5,000 का चालान भी किया गया है। और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है। सीएमओ नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में आज रामनगर में विभिन्न पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लैब में खामियां पाई गई थीं, जिनके ऊपर क्रमशः 10-10 हज़ार और 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। और एक पैथोलॉजी लैब जो है डॉक्टर अग्रवाल पैथोलॉजी लैब, उसमें सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। और बाकी जो हमने लैब में जाने की कोशिश की थी तो लोग बंद करके चले गए हैं, लेकिन ये छापेमारी आगे जारी रहेगी। सर एक लैब सील भी हुई है, उस लैब में उनके पास 4 लैब्स का क्या कहते हैं कलेक्शन सेंटर और अपना खुद लैब संचालन करने का उन्होंने किया हुआ था, जिसमें से किसी एक ही लैब का MOU मिला, वो भी कालातीत हो चुका है। बाकी 3 लैब का MOU वो दिखा नहीं पाए हैं और वहाँ पे ना तो पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध था कोई, ना ही वहाँ पे कोई मेडिकल लैब टेक्नीशियन। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। बीजेपी के दिग्गज अक्सर ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन सरकार के दावों पर तब सवाल उठने लगते हैं जब धरातल पर तस्वीरें दावों के उल्टी दिखाई देती हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में BDC की बैठक हुई, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हावी रहे। अगर मान्यता समाप्त हो गई है तो इसको क्यों चल रहा है और क्या सर शिक्षक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक तरीके से गैरकानूनी हो गया ना, जब उसे मान्यता दी है क्या आप उत्तराखंड में पहाड़ी जनपद टिहरी के नरेंद्र नगर के क्षेत्र विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में विकासखंड नरेंद्र नगर के ब्लॉक मुख्यालय फकोट में BDC की बैठक हुई, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल आदि के मुद्दे बुरी तरह छाए रहे। और दूसरों को खेते से जा रहे हैं, लोगों की आपस में लड़ाई होगी, अगर मान्यता समाप्त हो गई है तो इसको क्यों चल रहा है और क्या सर शिक्षक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक तरीके से गैरकानूनी हो गया ना, जब उसे मान्यता दी है तो क्या इस मौके पर ऐसे भी मामले सामने आए जब जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाए गए मुद्दों का अधिकारी सही जवाब तक नहीं दे पाए। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो बैठक में तैयारियों के साथ आएं। सुबोध उनियाल ने कहा कि वन बैठकों का मकसद ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय समस्याओं का निदान करना है। उन्होंने कहा कि बैठक में जो समस्याएं सामने आई हैं, उन समस्याओं का अगली बैठक में निराकरण सामने आना चाहिए। ब्लॉक का हमेशा बात रहा है कि यहाँ पर जिलाधिकारी और सारे पदाधिकारी BDC की बैठक में आया करते हैं। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों का बैठक में आना और स्वयं मेरा जनप्रतिनिधि के तौर पर आना, तो राज्य स्तर की समस्याओं की जानकारी, जिला स्तर की समस्याओं की जानकारी
और विकास खंड में जो कार्यालय है, इन कार्यालय के कार्यालय अध्यक्षों को नीचे के स्तर की जानकारी होती है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इससे इसका समस्या का समाधान में इससे बहुत। बैठक में मौजूद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर वे समस्याओं का निदान करें ताकि बीडीसी बैठकों को कराने का मकसद पूरा हो। उन्होंने कहा कि इसी में सरकार आपके द्वार का मकसद निहित है। मंत्री ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सदन प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ सदन है जो वास्तविक में सदन की तरह जिसकी कार्रवाई की जाती है, और क्योंकि ये एक ऐसा सदन है जिसमें बुनियादी स्तर पर जो ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर जो हर गांव की हर समस्या की जो जिनकी जानकारी होती है उसको उठाने का काम करते हैं और जिले के अधिकारी उसके निराकरण के लगाते हैं। तो जिससे आज इधर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने मंत्री सुबोध उनियाल की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और डीएम के नेतृत्व में न सिर्फ नरेंद्रनगर विकासखंड बल्कि समूचा जनपद विकास के पथ पर अग्रसर है। कार्यक्रम का संचालन खंड विकास अधिकारी श्रुति वत्स ने किया। इस मौके पर कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और विकासखंड के जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान गण मौजूद रहे। इन उद्देश्यों को लेकर के बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाता है और मेरा मानना है कि विशेष करके नरेंद्रनगर की जो बीडीसी होती है उसमें जनपद स्तर के समस्त अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी इसमें उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों के और हमारे जनप्रतिनिधियों की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जाती है। जो समस्याएं प्रदेश स्तर की होती हैं उनको प्रदेश स्तर पर अग्रसारित कर उनको भी निराकरण करने के लिए शासन को लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि सदन के जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार से नरेंद्रनगर विकासखंड का सदन चलता है और जिन उद्देश्यों को लेकर के सदन में प्रतिनिधियों का प्रतिभाग होता है उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में हम सब लोग सक्षम होते हैं। राज्य गठन को वर्षों बीत गए लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज भी पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही और दोनों ही सरकारों में समस्याओं को दूर नहीं किया गया। मौजूदा वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, जिस पर कई सवाल हैं। दशकों से विकास खंड नगर में कृषि विभाग की शाखा संचालित हो रखी थी। यहाँ से उठा करके उसे भैंसेरो स्थापित किया गया। हमने सदन में यही उस मुद्दे को उठाया कि इसको यहीं रखा जाए और वहाँ दूसरा सेंटर इसकी शाखा खोल दी जाए और इस बात को हमने जोर शोर से सदन में उठाया कि इस कृषि विभाग को यहीं पे रहने दिया जाए। पहाड़ों में सबसे ज्यादा सड़क, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। नरेंद्रनगर में हुई बीडीसी की बैठक में भी इन्हीं समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। यह सच है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी सीएम के आदेश पर गंभीरता नहीं दिखाते, जिसका परिणाम राज्यवासियों को भुगतना पड़ता है। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी इसे लेकर गंभीर होंगे। रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। और लोगों का मेन रास्ता काम है और दूसरों को खेते से जा रहे हैं, लोगों की आपस में लड़ाई होगी वो एक बिना एक मिनट सर मेरी बात सुनिए। अगर मान्यता समाप्त हो गई है तो स्कूल क्यों चल रहा है और क्या सर शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक तरीके से गैर कानूनी हो गया ना जब उसे मान्यता नहीं है तो क्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।